मैं पार्थो बोस, एक्स बैंकर। मैंने 18 साल जॉब किया पंजाब नेशनल बैंक में, लखनऊ में ही। 19 साल मेरी नौकरी बाकी थी जब मैंने बैंक को क्विट कर दिया और मैं फुल टाइम इस बिजनेस में हूँ। साथ में मेरी मिसेस नंदिनी बोस। मैं अपना स्टोरी पूरा सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी वाक़या आपको जानना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप एक्साइटेड नहीं होंगे, मोटिवेटेड नहीं होंगे, कोई काम इंसान आगे कर नहीं सकता। तो एक्साइटमेंट की जरूरत है। तो लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी घटना थी कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे सारे जानने वाले मुझे पागल करार कर दिया कि बोस पागल हो गया। क्या मैं ऐसा लगता हूं? मैं पागल नहीं था, बस उनसे अलग सोचता था, उनसे अलग हट के बोलता था। ये शायद उनको भाता नहीं था, इसलिए वो हमें पागल कहते थे। मेरी तो हालत ये हो गया था, मैं जब बैंक के अंदर घुसता था तो लोग कहते वो देखो पागल आ गया, पैसा पैसा करता है, विदेश यात्रा की बातें करता है। अगर मैं 2 दिन छुट्टी लेता था तो मेरे कुलीग, मेरे दोस्त मुझसे मजाक करते थे कि क्यों यूरोप गए थे या अमेरिका गए थे, क्योंकि मैं उनसे पागल कहता था कि इस बिजनेस में फॉरेन ट्रिप्स है। तो आप ही बताइए, अगर जिंदगी में लाखों रुपए कमाना है तो क्या आप पागल बनना चाहेंगे? क्या हर साल एक फ्री में विदेश का ट्रिप मिला तो क्या आप पागल बनना चाहेंगे? बस इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप तैयार हैं पागल बनने के लिए तो तैयार हो जाइए। जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार आए हैं। वो फिलहाल तो हम लोग को पागल ही समझ रहे होंगे, लेकिन तय बात है कि जब वो इस मीटिंग के बाद, इस सेमिनार के बाद बाहर निकलेंगे तो वो भी कहेंगे कि मुझे पागल बनना है। सब तैयार फिर? और इस बिजनेस की पूरी स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी मिसेस कहती हैं कि तुमने जिंदगी में 3 अच्छे काम किए हैं। वैसे तो मैं मानता था कि 2 अच्छे काम किए हैं, लेकिन इन्होंने एक काम अपनी तरफ से और जोड़ा। बाद में मुझे लगा कि शायद मैंने भी वो काम अच्छा ही किया होगा। पहला काम कि मैंने इस बिजनेस को साइन अप किया, ये मेरी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट था। दूसरा, मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी, मैं आजाद हो गया। और तीसरा, इनका कहना है कि तुमने मुझसे शादी कर ली। वाकई में उस चीज को मैं आज महसूस करता हूं कि आज अगर ये नहीं होती मेरे पीछे तो शायद मैं यहां पे ना होता। कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है, तो वो ये है। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले इनसे रूबरू हो और इनको सुने। मिसेस नंदिनी बोस। थैंक यू। स्टील सिटी बोकारो, आयरन मैन, सारे लोग बहुत हैट्स ऑफ यू। जो भी गैदरिंग आज है, मैं बिल्कुल दंग हूँ। आई एम ऑब्लाइज्ड। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी शुरुआत करने से पहले, सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव और अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं इस दुनिया में हूँ। ईश्वर ने मुझे एक इंसान बना के दुनिया में भेजा, माता पिता ने मुझे एक स्त्री का रूप देके यहाँ पे भेजा, और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर जॉब में थे और बहुत अच्छे से पोस्ट पे थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। मदर मेरी बहुत हार्ड वर्किंग, बोल्ड लेडी थी, बहुत डोमिनेटिंग लेडी थी। हर चीज़ को मुकाबला करने में उनके अंदर एक बहुत खासियत थी और एक बहुत सैक्रिफाइसिंग नेचर था उनका। वो सारी संस्कार उन्होंने हमारे अंदर डाले। मेरे बड़े भैया मुझसे 13 साल के बड़े हैं। वो एडवोकेट हैं, वो बिजनेस में नहीं हैं, फिलहाल नहीं हैं। 3 बार साइन अप करके छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। वो बात की स्टोरी में बताऊंगी आपको। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी लू रिगन एंड डार्लिंग रिगन को, जो मेरे अपलाइन दामन हैं। उसके बाद BWW और एमवे को भी थैंक करना चाहूँगी कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और उससे भी बड़ा थैंक यू मैं मिस्टर बोस को करना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो मुझे साइन अप ना कराते तो शायद ये BBS मैं नहीं ले होती। उनका बहुत योगदान है। वो एक बहुत मज़ेदार स्टोरी है, वो मिस्टर बोस आपको सुनाएंगे। वो मैं नहीं सुनाऊंगी, उन्होंने मुझे बोल के रखा तुम मत सुनाना, मैं सुनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। एकेडमिक जो मेरा पढ़ाई लिखाई था वो एवरेज ही रहा है। बहुत कम एज में मेरी शादी हुई थी। जब मेरे 19 साल थी तब मेरे मिस्टर बोस से शादी हो गई थी और हम दोनों ही बहुत बड़े ड्रीमर थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मिस्टर बोस ने एक और शादी करके रखी है। ताज्जुब खा रहे हैं?
दूसरी शादी, यानी कि मेरी एक सौतन। जानते हैं वो क्या था? इनका स्पोर्ट्स। और शादी के बिल्कुल 1 महीने बाद मेरा हनीमून जाने का बहुत सपना था, वो चूर चूर हो गया, क्योंकि इनको अपने बैंक के किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा स्पोर्ट्स के लिए। उनका कुछ रीजन का स्पोर्ट्स था, वहाँ पे गए। बिल्कुल शादी के 1 महीने बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के स्पोर्ट्स खेलने 15 दिन के लिए चले गए। तो दिल सौतन हुई ना वो। लेकिन वो था कि फिर मेरे जो मेरे इन लॉज थे, जो मेरे सास ससुर का ससुराल वाला परिवार था, वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाले मुझे मेरे माता पिता मिले, जो उनकी वजह से मैं बहुत अपने आप को सिक्योर फील करती थी। और फिर मैं उन्हीं की सेवा में लग गई, कुछ काम करो। एक सपना मेरा था जो मैं वो करना चाहूँगी। मुझको सोने की बहुत अच्छी आदत है, मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। सपने में कहते मुझे कोई अगर कहे अब 24 घंटा सो लो, मैं सोने को तैयार हूँ। और मैं शादी के पहले जब सोती थी तो मेरी माँ कहती थी कि तेरी सास ससुराल जाएगी, सास झाड़ू मारेगी, इतनी देर तक सोती 10 बजे तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी सास मुझे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठती थी इनके स्पोर्ट्स के चक्कर में। उनको सब बना के देना पड़ता था, फिर ये ऑफिस चले जाते थे, लौटते लौटते इनको 10 बज जाते थे। फिर थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, फिर शाम हम लोग सो जाते थे। इस तरह के लाइफस्टाइल चल रहा था। ऐसे लाइफ चलते चलते फिर मेरी 6 साल बाद मेरी बड़ी बेटी हुई प्रणोया, और इस समय वो ग्रेजुएशन में है। और छोटी बेटी 8th में है, उन्नति। 4 साल बाद उसका भी जन्म हुआ। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा था जो मुझे लगता था जो मिसिंग है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी पत्नी तो बन चुकी थी। कभी भी मैंने इनको स्पोर्ट्स करके शिकायत नहीं की, लेकिन मन में कुछ था, कुछ एक तो उनका समय नहीं मिल पाता था, ये बिल्कुल ही समय नहीं दे पाते थे। एक कहीं से कुछ एक कमी हो रही थी मेरे अंदर। वो जानते क्या था? वो था मेरा नाम, नंदिनी बोस। तब तो बोस नहीं थी, नंदिनी। और इस नंदिनी का अर्थ होता है कि दुर्गेश नंदिनी, दुर्गा और महेश का संतान नंदिनी। यानी कि कुछ सोच के मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा था। और दुर्गा सप्तमी में मैं पैदा हुई थी, लेकिन वो नाम, मेरे निक नाम जो मेरा नाम है, घर का नाम है, उसमें कहीं खो सा गया। और मैं शायद तलाश रही थी इस चीज़ को। लेकिन थैंक्स एमवे, जो वो मेरे जीवन में आया, और मुझे BWW और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मुझे मेरा वो नाम वापस मिल गया। और मैं जानती हूँ यहाँ पे बहुत सी लेडीज़ हैं जिनको आपके नाम की भूख है। ये एक यही मंच है जहाँ पे आप अपने उस खोई हुई चीज़ को वापस पा सकते हैं। 15 साल मैंने अपने उस खोज में लगा दिए। हमारी शादी के 25 साल हो जाएंगे अगले महीने, लेकिन ये जो 10 साल थे ये बहुत अच्छे निकले। वो सारे सपने हमारे पूरे हुए जो हम चाहते थे। वो मैं स्टोरी भी आपको बताती हूँ कैसे। धीरे धीरे समय चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, जो भी चीज़ मांगो अगर शिद्दत से मांगो, जो भी सपना देखो अगर शिद्दत से देखो, जो भी ड्रीम देखो वो अगर शिद्दत से देखो, तो सारी कायनात मिलकर उसको पूरा करती है। और यही हुआ। 1998 में जब ये बिजनेस लॉन्च हुआ तो हम अपॉर्चुनेट थे कि वो बिजनेस हमें मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप बहुत तपस्या करो और आपके सामने ईश्वर आके खड़े हो जाएं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। इस अपॉर्चुनिटी को मैं बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम करके छोड़ चुके थे, बहुत सपने बहुत दिखाते थे। वो भी एक अलग स्टोरी है। वो बहुत सपने दिखाते थे और वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो मेरा विश्वास सपनों के प्रति थोड़ा कम हो रहा था। लेकिन विश्वास था, कहीं ना कहीं अंदर से एक था। तो धीरे धीरे ये बिजनेस को मैं नहीं समझ रही थी, नहीं आती थी मीटिंग्स वगैरह में। एक सेमिनार में ये मुझे पकड़ के ले गए जबरदस्ती। कहते हैं ना कि अगर आपको अपने स्पाउस को या अपने वाइफ को या हस्बैंड को इस बिजनेस में लाना है, साम दाम दंड भेद लगा के उनको लेके आइए, वो कामयाब जरूर हो जाएंगे। अब बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ। ये मुझे लेकर गए, इसी तरह का एक सेमिनार था लखनऊ में, और मैंने उसको अटेंड किया। वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जो लेडी स्टेज पे आई थी, वो जिस जगह से बिलोंग करती थी, अगर वो वहाँ पे रहकर उस बिजनेस को बिल्ड कर सकती, तो मैं तो बहुत अच्छे हालत में थी। मेरे ससुराल में ऐसा कुछ भी ऐसी बंदिश नहीं थी। उस दिन से लेकर आज का दिन है, मैंने कभी फिर अपने कदम पीछे नहीं लिए। मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स लेना शुरू किया, वो मैं ट्रेनिंग पार्ट में बताऊंगी। प्रोडक्ट्स में लेना शुरू किया। धीरे धीरे हमारे सारे सपने पूरे होते गए। लेकिन जब भी
आप किसी कामयाबी के रास्ते पे जाएंगे तो बहुत सारे हर्डल्स, नेगेटिविटी, लोगों के टांग खींचना आता ही रहेगा। वो आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचेंगे। लेकिन अगर आपने अपने सपनों को ढाल बना के आगे रखा तो कभी भी आप रुक नहीं सकते, आगे बढ़ते ही जाएंगे। कहते हैं फाइटर ही हमेशा विनर होते हैं। उसके बाद हमने धीरे धीरे अपना बहुत सारे सपने पूरे गए। हमारे घर में हमारी कार आई, हमारी नई कार आई। इन्होंने कहा था, क्योंकि जब ये बिजनेस आया, मैं जब नहीं इनको सपोर्ट कर पा रही थी, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे सिर्फ दो साल का वक्त दो, सिर्फ 2 साल। मैं तुमको वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें समय भी दूंगा, तुम्हें वो सारी जो सपने थे हमारे वो सारे पूरे करूंगा। मैंने कहा चलो इतना दे आ तो चलो, ये भी 15 साल तो दे ही चुकी हो, चलो 2 साल और सही। जब मैंने 2 साल दिए और उन्होंने वाकई 1 ही साल के अंदर हमारे घर गाड़ी आई। धीरे धीरे इन सालों में बहुत सारे 4 गाड़ियां हमारी हो चुकी हैं, एक बहुत बड़ा बंगला बन चुका है। उसमें पिक्चर, क्योंकि हम दोनों को पिक्चर देखने का बहुत शौक है, सिनेमा देखने का, लेकिन हॉल में जाके देखने का टाइम नहीं है। तो एक होम थिएटर बनाया घर में, एक ह्यूज होम थिएटर। फिलहाल वो हमारा मीटिंग रूम की तरह यूज होता है, लेकिन है वो होम थिएटर। उसमें बैठ के हम लोग वीकेंड में बैठ के पिक्चर वगैरह देखते हैं बच्चों के साथ। तो इस तरह से सपने पूरे होने लगे। मेरी बड़ी बेटी, जिसका सपना था न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने जाने का, वो सपना भी पूरा हो रहा है। वो 16 फरवरी को न्यूजीलैंड अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने जा रही है। किसकी वजह से? इस बिजनेस की वजह से। अब और भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और एक बहुत बड़ा सपना भी हमारे सामने है। कहते हैं जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो एक ऑब्स्टिकल सामने ईश्वर रख देता है कि पहले इसको पार करो फिर आगे जाओ। मैं बता रही हूँ, जो ये 25th मैरिज एनिवर्सरी मैंने जो अभी आपको बताया, ये हमारा एक अल्टीमेट ड्रीम है। हम लोग ने जब शादी के बाद ही हमने तय किया था कि हम कोई भी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ 25th मैरिज एनिवर्सरी होगी, हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तब मुझे नहीं पता था कि मेरा एमवे का परिवार, मेरा ब्रिट का परिवार इतना बड़ा हो जाएगा, बाकी मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ईश्वर ने मेरे मुंह से निकाला था तो वो तो होना ही था। जगह सेट, वेन्यू सेट, लोगों का लिस्ट बन चुका, सिर्फ इनवाइट करना बाकी था। लेकिन ऑब्स्टिकल्स क्या है? एक तरफ से अच्छा ही है। वो क्या है कि 8 फरवरी को हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, और 6, 7, 8 हमें पूना जाना है गो डायमंड के लिए। आप बताइए। और उसके बाद का सपना है हमारा डायमंड शिप का। 2-3-4 महीनों में हम डायमंड शिप क्वालिफाई कर लेंगे। आप बताइए कि हमें कहाँ होना चाहिए? मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में होना चाहिए कि हमारे गो डायमंड में होना चाहिए? गो डायमंड में होना चाहिए। तो हम लोगों ने बिल्कुल वही किया, पोस्टपोन कर दी उस पार्टी को। कैंसिल तो नहीं किया, क्योंकि सपने को कभी कैंसिल मत करिएगा, उसको पोस्टपोन करिएगा। अगर आपका सपना लाल मार्टिस का है या लाल होंडा सिटी का है, तो उस होंडा सिटी को आप पोस्टपोन करिए डेट को, उसको कभी कैंसिल मत करिए। किंतु कैंसिल की हुई चीज कभी वापस नहीं आती। आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द, वो अगर नेगेटिव ही क्यों ना हो, अगर वो निकला तो ईश्वर उसको पूरा करेगा। आपने कहा मुझसे बिजनेस नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकेगा। आपने कहा मुझसे बिजनेस हो सकता है, हो सकता है। इस गट के साथ बिजनेस को करना पड़ेगा। और हमने भी यही किया। हम जा रहे हैं अभी अपने उस मिशन को पूरा करने के लिए। अगले इस पर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ब्रांड न्यू डायमंड की तरह आपके सामने आएंगे। और ये हमारा बहुत, जब सोचा डायमंड शिप लेना है तो लेना है। बस एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? नेपोलियन बोनापार्ट की बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बार क्या हुआ कि उनको कभी हारने की इच्छा नहीं थी। वो जो भी काम करते थे जीतने के लिए करते थे। ही इज अ विनर। और इसका प्रूफ ये हुआ कि एल्पस पर्वत जो है वो बहुत कठिन चढ़ाई है उसकी, बहुत ही कठिन, कि जितने लोगों ने एल्पस पर्वत की चढ़ाई की है वो मतलब खत्म, वापस ही नहीं लौटे। वहां पे एक झोपड़ी थी, वहां पे एक बुढ़िया रहती थी। और उसका काम क्या था, लोग जब पहाड़ी पे चढ़ते थे तो उनको उस पर चढ़ने के लिए मना करती थी। उसका काम ही था। तो लोग जाते थे, वापस नहीं आते थे। एक बोनापार्ट ने इस कहानी को सुना, वो वहां पहुंच गए। बुढ़िया को नेपोलियन बोनापार्ट की स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं था। उसने कहा बेटा इस पर्वत पे मत चढ़ना, ये पर्वत सबकी जान ले लेती है। उसने कहा कि माँ, उसने अपने गले का हार उतारा मोतियों का और उस बुढ़िया के हाथ में दे दिया। तो बुढ़िया बड़ा आश्चर्य खा गई।
कहा कि तुमने मैंने तुमको ऊपर जाने के लिए मना किया और तुम मोतियों का हार दे रहे हो कि इसलिए दे रहे हो कि मुझे अगर कोई मना करता है तो मुझे जिद आ जाती है उसको पूरा करने के लिए। और उसने उस एल्पस पर्वत को पार किया और जो भी मतलब अचीव किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट में जब भी आप निकलेंगे, खास करके नए लोग, जब भी आप जाएंगे बिजनेस में, कोई आपको खींचेगा, नेगेटिविटी देगा, तो आप जिद बनाइए कि मतलब जिद इसलिए बनाइए कि मुझे उसको पूरा करके दिखाना है। क्योंकि आप जिस बिजनेस में हैं ये एक बहुत ही पवित्र बिजनेस है। आप जो भी सोचेंगे आपको मिलेगा। सिर्फ अपने सपनों को बिल्कुल जिंदा रखिए, क्योंकि आप एक इंसान हैं, एक ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग का काम है सपना देखना। अगर जो इंसान सपना नहीं देखता है वो मरे के माफिक होता है। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी और उस इंसान को बुलाना चाहूंगी जिसने मुझे आपके सामने खड़े होने के काबिल बनाया। मुझे याद है जब मेरी सिल्वर पिनिंग हो रही थी और जब मेरा नाम बुलाया गया, जैसे मैंने बताया कि मुझे अपने नाम की तलाश थी, और जब मुझे नाम से बुलाया गया मिसेस नंदिनी बोस, तो मैं ना सोच रही हूँ शायद किसी और को बुला रहे होंगे, और भी कोई नंदिनी होगी शायद। लेकिन जब मुझे फील का चलो उठो बुला रहे हम लोगों को, मैं विश्वास नहीं, कहीं मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे मेरा वो सपना, जो सपना मैंने देखा था, इतने सालों से ढूंढ रही थी, वो मुझे इन चंद महीनों में, चंद सालों में मिल जाएगा। थैंक्स टू मिस्टर बोस। उनकी वजह से मुझे मेरा वो नाम वापस मिला। और मैं प्राउड करती हूँ अपने हस्बैंड पे कि जो एक जबरदस्त लीडर है, ही इज अ हीरो। और उनकी वजह से पता नहीं कितने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। और हम आए इसलिए हैं कि यहाँ बैठे हजारों लोगों के बीच में एक आदमी की जिंदगी अगर बदली गई तो हम अपने को बहुत ओब्लाइज, प्राउड समझेंगे। हेल्प हिम मिस्टर बोस। ऑसम। कैसा लगा आपको? एक जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। आप खुद ही देख रहे होंगे कि मेरा बैकबोन कितना मजबूत है, तो कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी। तो मैं अपने बारे में बताऊं कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा स्पेशल स्टोरी नहीं मेरा बचपन का, लेकिन हाँ, हम लोग ने बचपन में घुमा कर बहुत। मेरे फादर कैलटेक्स इंडिया लिमिटेड में थे, जो कि एक ट्रांसफरेबल जॉब था, अमेरिकन फर्म थी। तो बचपन से हम लोग घूमते रहे। मैं पैदा हुआ गोरखपुर में, उसके बाद थोड़ी सी मेरी परवरिश हुई गया में, गया से फिर बांकुड़ा चले गए, 1-2-4 साल वहां पे रहे। फिर बांकुड़ा से हम लोग कोलकाता आए, कोलकाता से फिर हम लोग कटिहार गए, वहां 1 साल पढ़ाई की। फिर वहां से जमशेदपुर आए, जमशेदपुर में करीब हमारी फिर 2-3 साल वहां पे पढ़ाई हुई। फिर वहां से हम लोग राउरकेला गए, तो वहां फिर उड़िया सीखना आ गया। तो काफी डिस्टर्ब होने लगा था। तब तक हम लोग हायर क्लास में पहुंचने लगे थे। मैं 3 भाई बहन में सबसे छोटा हूँ, तो दीदी वगैरह को काफी पढ़ाई में दिक्कत होने लगी थी कि बार बार एजुकेशन में चेंजेस। फिर ये तय हुआ कि कहीं एक जगह सेटल हो जाया जाए। तो हमारा मामा का घर था लखनऊ में, और अल्टीमेटली हम लोग लखनऊ चले गए। और लखनऊ बहुत खूबसूरत जगह है, आप सब आइए, आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ और आके देखिए। फिर अल्टीमेटली हम लोग वहीं पे बस गए, और फिर आगे की पढ़ाई मेरी हाई स्कूल, इंटर, बीएससी सब वहीं से होता रहा। बचपन से खेल में बहुत ज्यादा शौक था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बस उतना ही पढ़ते थे जिससे हम पास हो जाए। और लेकिन जो भी हमने पढ़ाई की उससे हमें मार्क्स जितना भी मिले नहीं मिले, लेकिन वो सब मेरे दिमाग में बैठता चला गया। वो सारी चीजें मेरे काम आए लाइफ में। और बहुत सारी मेरी पिताजी की बातें जो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो कहते ना कि कभी कोई इंसान अगर कोई अच्छी बातें को सुनने को मिले या कोई आपसे बताए, आप देखेंगे अगर उसको लाइफ में इस्तेमाल आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो कुछ ना कुछ दे जाएगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थे और मैंने कई स्पोर्ट्स में खेले हैं। खास करके मैंने इंटरवर्सिटी खेला क्रिकेट में, मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा स्विमिंग में, टेबल टेनिस में मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा, ऐसे कई स्पोर्ट्स में थे। तो अल्टीमेटली बीएससी पास किया 81 में और बैंक का एग्जाम दिया और पहली बार मेरा सिलेक्शन हो गया। 82 में मैं तुरंत, एकदम यंग थे और बैंक की नौकरी मिल गई। तो मुझे उस समय लगा कि मुझे बिल्कुल दुनिया जहान मिल गई। एक बीएससी स्टूडेंट 81 में जिसकी पॉकेट मनी मुश्किल से 10 रुपया हुआ करता था और उसको एक नौकरी मिला 700